Hello and welcome to my YouTube channel. In the order of to continue my video, today I will discuss these topics. आज हम इन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है आपका सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। विकलांगता कोटा मुद्दा पढ़ेंगे आज हम, और पढ़ेंगे नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर। ये आपके लिए यूज़फुल होगा यूपीएससी सीएससी के लिए, और ये स्पेशली ये यूपीएससी ईपीएफओ के लिए है, स्टेट पीसीएस के लिए और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, और ये वीडियो की सीरीज दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में। अब सबसे पहले देखिए कि सोशल सिक्योरिटी जो कोड है, सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सोशल सिक्योरिटी क्या होता है। तो जैसे मानिए कि एक व्यक्ति है, कोई जॉब कर रहा है, तो वो जब उसका रिटायरमेंट हुआ तब उसको पेंशन मिल रही है, पेंशन वगैरह मिल रही है, तो वो उसके लिए क्या हुआ, सोशल सिक्योरिटी हो गया। अब दूसरा एग्जांपल समझिए आप। जैसे कोई व्यक्ति है तो वो छुट्टी पर है, लेकिन छुट्टी पर होने पर भी, छुट्टी पर जॉब कर रहा है और वो छुट्टी पर है, तो वो छुट्टी पर होने के बावजूद भी उसे उसे सैलरी मिल रही है, या उसे सैलरी का कुछ अमाउंट मिल रहा है, तो वो उसे सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। तो अब सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। अब देखिए थ्योरी में समझने का प्रयास करते हैं कि ये सोशल सिक्योरिटी कोड है क्या चीज़ है। तो देखिए लिखा है, स्वतंत्र होने के 73 साल बाद भी 10% से कम वर्क फोर्स के पास सोशल सिक्योरिटी है। मतलब आज़ादी के 77 साल बाद भी 10% से कम वर्क फोर्स के पास सोशल सिक्योरिटी है। G20 कंट्री में सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल वर्कर्स भारत में। इनफॉर्मल वर्कर्स जैसे ये आपके हो गए ठेले वाले, सब्जी के ठेले वाले, तो और इस तरीके से जिनके पास मतलब कि कोई ठिकाना नहीं है कि आज कमाई हुई कल कमाई होगी या नहीं होगी, तो ऐसे लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी की कुछ व्यवस्था तो होती नहीं है। तो बेसिकली उसी के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड है। तो अब आगे देखते हैं। इसी को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर पर एक रिपोर्ट आई थी। फिर देखिए रिपोर्ट में क्या बताया गया है। अगर एक एम्प्लॉई है, वो 5 सालों तक किसी कंपनी में काम कर रहा है, इसके बाद अगर कोई एक एम्प्लॉई है, वो 5 सालों तक किसी कंपनी में काम कर रहा है, इसके बाद वह दूसरी कंपनी में जाना चाहता है, तो जो एम्प्लॉयर है उसे एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रेच्युटी कहा जाता है। और इसे 5 सालों से घटाकर 1 साल कर दिया गया। पहले जो क्या होता था, जो ग्रेच्युटी होती थी वो 5 साल, एक कंपनी 5 साल काम करने पर दिया जाता था, और लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया है, 1 साल। अगर कोई व्यक्ति एक कंपनी में कार्य कर रहा है, फिर वो छोड़कर दूसरी कंपनी में जा रहा है, तो जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी उसे देनी पड़ेगी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। ये जो फैसिलिटी है ग्रेच्युटी वाली, तो इसको सभी प्रकार के एम्प्लॉयज़ को दिया जाए। जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हो गए, सीजनल वर्कर्स हो गए, फिक्स टर्म एम्प्लॉय हो गए, तो ये सभी टाइप के वर्कर्स को दिया जाए। अब अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है, इसके लिए एक निवारण तंत्र भी होना चाहिए। मतलब कि ग्रेच्युटी दी जा रही नहीं जा रही, इसके लिए एक ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए, जहाँ पर शिकायतों का निपटारा हो सके। अब अगला पॉइंट देखिए। जो ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी कोड है, जो सोशल सिक्योरिटी कोड का ड्राफ्ट है, इस कोड के अंदर कोई भी इस प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की चर्चा नहीं है। तो ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है ये आपका विकलांगता कोटा मुद्दा।
अब देखिए ये विकलांगता कोटा जो मुद्दा है, सबसे पहले इसे देखते हैं विकलांगता कोटा जो मुद्दा है ये करंट अफेयर्स में टॉपिक क्यों आया था। देखिए ये क्या है कि ये यूपीएससी में एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी 796 पोस्टों के लिए, जिसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए जो वैकेंसी है वो मात्र 24 वैकेंसी थी 796 पोस्ट में। अब एक इसमें एक नियम होता है, ये नियम है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 धारा 34 के तहत रिक्तियों की संख्या का 4% होना चाहिए। मतलब कि जो टोटल रिक्तियां निकाली गई हैं उसमें से 4% पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए होने चाहिए, विकलांग लोगों के लिए होने चाहिए। लेकिन क्या है 796 यूपीएससी के नोटिफिकेशन में पोस्टें जारी हुई, इसमें 24 वैकेंसी ही पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जारी थी जो कि 4% का जो कोटा है इससे कम है। तो इसी को लेकर एक पिटीशन कोर्ट में लगाई गई थी, याचिका कोर्ट में दायर की गई थी। अब ये देखिए, अब इसको थ्योरी में समझते हैं। थ्योरी में क्या है कि ये एक संभावना है। संभावना क्या है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कार्य करती है। इसने एक याचिका दायर की यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें मात्र 24 वैकेंसी ही विकलांग लोगों के लिए रखी गई हैं, टोटल 796 पोस्टों में से। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अधिकार अधिनियम, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत रिक्तियों की संख्या का 4% होना चाहिए, जो कि कम है, में दिया गया है। विकलांग वर्गों के बीच जो विकलांग लोगों के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं देता, कोई चल नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता। तो वो जो विकलांगता के जो भिन्न भिन्न वर्ग हैं उनके बीच इसका समान वितरण भी होना चाहिए। तो ये टॉपिक भी यहीं पे समाप्त होता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अब देखिए अगला टॉपिक है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर। अब देखिए नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर क्या है। केंद्र ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। जो केंद्र ने क्या किया है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। इसको देखो हेड किया जा रहा है सोशल जस्टिस मिनिस्टर और के द्वारा, और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो 10 केंद्रीय विभागों के, 5 राज्यों के व ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मेंबर भी देखने को मिलेंगे। जो इसको हेड किया जाएगा यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर द्वारा, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे 10 केंद्रीय विभागों के, 5 राज्यों के और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से भी देखने को मिलेंगे। अब ये देखिए ये काउंसिल इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, मतलब ये जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर बनाई गई है वो इंडिया में ट्रांसजेंडर के लिए बनाई गई पहली काउंसिल, ट्रांसजेंडर के लिए बनाई गई पहली काउंसिल है। यह ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के अंतर्गत बनाई गई है। ये जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत बनाई गई है। अब ये जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर है तो ये इस काउंसिल के कार्य क्या हैं। तो ये इस काउंसिल का कार्य होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को यह सलाह देगी। जैसे ट्रांसजेंडर से रिलेटेड अगर कोई भी पॉलिसी और प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देगी। जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर है, अगर ट्रांसजेंडर से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी या प्रोग्राम बनाया जा रहा है तो उसके लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देगी। कोई भी कानून लाया जा रहा है तो उसके बारे में ये काउंसिल एडवाइस देगी। अगर कोई कानून लाया जा रहा है तो ये काउंसिल एडवाइस देगी। प्रोग्राम और पॉलिसी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, जो प्रोग्राम और पॉलिसी जो बनाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, इसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी और समय समय पर रिव्यू किया जाएगा।
शिकायतों के लिए निवारण भी किया जाएगा। कोई शिकायत इसके मतलब इसके लिए क्या है, ग्रेवियंस रिट्रेसल मैकेनिज्म भी होगा। इससे कोई शिकायत है तो उसके लिए शिकायत निवारण तंत्र भी बनाया जाएगा। और देखिए क्या है, सेंटर जो इन्हें कार्य देगा, मतलब सेंटर जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर को कार्य देगा, सेंटर जो भी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर को कार्य देगा वो इन्हें करना होगा। तो आज अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, तो आज के टॉपिक यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में डिसलाइक करने का कारण ज़रूर लिखिए। तो इस प्रकार से ये वीडियोज़ की सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।